सो हेलो गाइस दोस्तों, मैं हूं वारिस। तो स्वागत है आप सबका अपने चैनल वारिस फ्री क्लास पे। दोस्तों क्लास 10 भारतीय भवन का बुक है जीव विज्ञान। इसका दोस्तों फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम पोषण। और जैव प्रक्रम पोषण की बात करें अति लघु को तो 1 से लेकर 35 तक हमने सोल्व कर रखा है, जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से लेकर 13 तक, जी हाँ 1 से लेकर 13 तक पूरा सोल्व करने वाले, एक वीडियो में पूरा 13 तक सोल्व करने वाले। तो बिना वक्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। इससे पहले हम आपको बता दूं दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन को आपको रटने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, कोई भी क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो रटने की जरूरत नहीं है, सब समझाते हुए निकलेंगे। क्योंकि अगर आप रटने लगे तो इतना क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में कि आपका दिमाग रटा जाएगा। ठीक है, इसलिए आप समझते हुए निकलिएगा। चलिए हम 1 से लेकर 13 तक आपको समझाते हैं, पूरा कोशिश करेंगे कि आप समझ जाइएगा। ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, जो समझ में ना आए नोट डाउन करते हुए चलिए चलिए लेट्स गो। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। ठीक है, पोषण यानी कि भोजन, जीव के लिए भोजन क्यों अनिवार्य है भाई। तो देखिए, जीवों के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों को क्या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवो यानी जीवों में हम लोग भी आते हैं। ठीक है, यानी हम लोग को खाना खाना क्यों अनिवार्य है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो हमको भाई वृद्धि यानी हमारा शरीर का वृद्धि, हाइट बढ़ना, ठीक है, बॉडी बढ़ना, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होगी, जो पोषण की क्रिया से ही जीव प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी हम लोग खाएंगे तभी ना ऊर्जा मिलेगा, और ऊर्जा मिलेगा तभी ना हमारा शरीर का वृद्धि होगा, टूट फूट रुकेगा। ठीक है, और ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, तो बस यही था, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि भाई सब संचालन, वृद्धि, टूट फूट रोकने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, और ऊर्जा हमें पोषण से ही मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, पोषण की परिभाषा लिखिए। वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषक कहलाता है, पोषण कहलाता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों वैसा विधि जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते, या फिर ये भी लिख सकते हो वह विधि जिससे भोजन, ठीक है, वह विधि जिससे भोजन लेने के बाद पोषक तत्व ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं ऊर्जा के रूप में। ठीक है, ऊर्जा के रूप में उसे पोषण कहलाता है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं, सिंपल। ठीक है, समझते हुए निकलिएगा। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं, आपका मन जो लिखिए। ठीक है, बस क्वेश्चन को समझ लीजिए। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है, सौ पोषण की किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, इसके उपोत्पाद क्या है। ठीक है, तो देखिए, जब बात सौ पोषण की है तो आप समझ जाइएगा कि पेड़ पौधे की बात हो रही है। जी हाँ, पोषण दो प्रकार का होता है, एक सौ पोषण, एक पर पोषण। सौ पोषण वैसा पोषण जो, या फिर वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे सौ पोषण कहते हैं। और पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ पेड़ पौधा ही है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, यानी सौ पोषण की बात तो समझ जाइएगा पेड़ पौधे की बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए, पेड़ पौधे की किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, यानी पेड़ पौधे खाना बनाएंगे तो कौन कौन परिस्थिति होना चाहिए, और उसके उपोत्पाद क्या है। तो देखिए, सौ पोषी के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, हरे पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से उपस्थिति क्लोरील नामक, ठीक है, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल नामक वर्णक लेते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। और इस क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस निकलता है। ठीक है, बाहर निकलता है। और सौ पोषी पोषण की आवश्यक परिस्थितियाँ क्या है वो आप जानते हैं। ठीक है, थोड़ा ऊपर डिटेल लिख दीजिए, क्योंकि लघु उत्तरीय है तो बताना पड़ेगा कि प्रकाश संश्लेषण सौ पोषण कैसे करता है। ठीक है, उसके बाद आप लिखिएगा कि सौ पोषी पोषण की आवश्यक परिस्थितियाँ निम्न है, या फिर परिस्थितियाँ है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और इसके उपोत्पाद क्या है, आणविक ऑक्सीजन है। ठीक है, लास्ट में ऑक्सीजन ही ना निकल रहा है, लास्ट में यहाँ पे देख लीजिए CO2 है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद जल है, सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज बना रहा है, उसके बाद ऑक्सीजन और जल। और जो जल बना रहा है ना, वो भी ऑक्सीजन के फॉर्म में। जी हाँ, जल भी निकलता है वो ऑक्सीजन के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया, और इसका उपोत्पाद ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, पर पोषण से आप क्या समझते हैं। तो हम बताए थोड़ी देर पहले, सौ पोषण वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, सौ पोषण। और पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ पेड़ पौधा है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। पर पोषण ठीक उसका अपोजिट, वैसा जीव जो अपना भोजन बनाने के लिए या फिर अपना भोजन ग्रहण करने के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहे, उसे पर पोषण कहते हैं। ठीक है, देखिए, जब कोई जीव अपने पोषण के लिए अन्य जीवों पर आश्रित रहता है तब वह पर पोषण कहलाता है। यह 3 प्रकार का होता है। ठीक है, परजीवी पोषण, मृतजीव पोषण, प्राणी संपोषण। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं इसका प्रकार, क्योंकि लघु उत्तरीय थोड़ा डिटेल तो बनता है। नेक्स्ट है ये, मृतजीव पोषण किसे कहते हैं। तो देखिए, जब कोई जीव अपना भोजन मृत तथा सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करता है, कवकों में इसी प्रकार का पोषण पाया जाता है। ठीक है, यानी कि देख लीजिए, जो पेड़ पौधा सड़ गल जाता है या फिर जो बॉडी होता है वो गल जाता है, तो गलने के बाद में कवक, कवक बैक्टीरिया जानते हैं ना, वो कवक क्या करता है,
कार्बोहाइड्रेट के रूप में उससे अपना भोजन ग्रहण करता है। जी हाँ, मरा गला इसी से भोजन प्राप्त करता है, तो उन्हीं सबको निर्जीव पोषण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये परजीवी पोषण किसे कहते हैं। तो देखिए, जब कोई जीव किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है तो पोषण की इस विधि को परजीवी पोषण कहते हैं। ऐसे जीवों को परजीवी कहते हैं। मच्छर एवं पीता कृमि परजीवी के उदाहरण है। ठीक है, जैसे देखिए, ये टोटली किसी न किसी पर आश्रित होते हैं, वो भी जीव। ठीक है, निर्जीव क्या है कि जो मर गया या सड़ गया पेड़ पौधे उससे खाएंगे, लेकिन परजीवी सिर्फ जीव को ही खाएगा। ठीक है, यानी किसी भी जीव को, जैसे कि मच्छर हो गया, किसी भी जीव से भोजन ग्रहण किया। मच्छर हम लोग का खून पीता है। ठीक है, तो हम लोग भी जीव है, तो ये जीव से ही ग्रहण करता है। ठीक है, वैसे पीता कृमि भी इसका उदाहरण ले सकते हैं। उसके बाद आया प्राणी संपोषी। अब प्राणी संपोषी क्या है कि वैसा प्राणी जिसमें प्राणी संपोषण विधि से पोषण होता है, प्राणी संपोषी कहलाता है। इसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या द्रव के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार का लक्षण अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि में पाया जाता है। प्राणी संपोषी का सिंपल भाषा समझिए कि वैसा जीव, ठीक है, जो अपना भोजन ठोस तथा तरल, ठीक है, यानी ठोस तरल होता है, ठोस हो गया जैसे मीट हो गया, तरल दूध हो गया, ठीक है, उसके रूप में ग्रहण करता है, वैसा जीव प्राणी समपोषी कहलाता है। हम लोग भी वही है। ठीक है, हम लोग मीट भी खाते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, दूध भी पीते हैं। ठीक है, ठोस रूप में भी भोजन ग्रहण करते हैं और तरल रूप में भी। ठीक है, तो हम लोग प्राणी समपोषी हो गए। ठीक है, उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। हम लोग सब जानते हैं पेड़ पौधे की खाना बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण है। ठीक है, लेकिन भाई लघु थी और 10 में आ गया तो थोड़ा डिटेल तो बनता है। तो लिख दीजिएगा कि जिस प्रक्रिया के द्वारा हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, अर्थात वैसी प्रक्रिया जिससे हरे पौधे सूर्य की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जमीन से जल, खनिज, लवण खींचकर भोजन बनाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, डायरेक्ट ना लिखकर हम बता देंगे कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद हरे पौधे में हरित लवक है जिनके कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसमें सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड और जल का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज में होता है। उसके बाद लिख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। ठीक है, डिटेल लिखने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल और ग्लूकोज और ऑक्सीजन और जल निकल जाएगा। ठीक है, या लिख सकते हैं बाकी 6 लगा दीजिए ताकि संतुलित हो जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आइए, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण अंग क्यों कहा जाता है। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। अब क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, ये अधिकांश पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। ठीक है, अंग कहा जाता है। ठीक है, अंगक नहीं, अंगक किसी और को कहा जाता है। ठीक है, समझ गए दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होगा वो पूरा क्लोरोप्लास्ट में ही शुरू होता है और अंत वही होता है। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, पत्ती में ही होता है। ठीक है, पत्ता में ही होता है, तो इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण अंग कहा जाता है। नेक्स्ट है भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो वह प्रक्रिया है जिसमें एंजाइमों की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थ को सरल अणुओं में अपघटित किया जाता है, जिससे वे अवशोषित होकर हमारी कोशिकाओं में प्रवेश कर सके, पाचन कहलाते। ठीक है, जी हाँ, भोजन का पाचन क्या होता है कि हम लोग जो जटिल खाते हैं, खाना खाते हैं, वो पचता है, सिंपल वही पाचन है। लेकिन थोड़ा फॉर्म में लिखेंगे तब ना एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। तो हम लिख सकते हैं कि जटिल भोज्य पदार्थ को सरल अणुओं में तोड़ कर, ठीक है, या अपघटित करके अवशोषित करके हमारी कोशिकाओं में प्रवेश कर सके, वो क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। नेक्स्ट आइए, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। पैरोटीट ग्रंथि, ठीक है, जिसे इंग्लिश में पैराटीट ग्लैंड कहते हैं। उसके बाद सब मैंडिबुलर लाल ग्रंथि, इंग्लिश में सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। उसका सब लिंगुअल लाल ग्रंथि, सब लिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, अब है नेक्स्ट, मनुष्य में आमाशय कितने भागों में बटा होता है, उनके नाम लिखे। तो देखिए, लघु उत्तरी है तो आप क्या कीजिए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो थोड़ा आमाशय के बारे में डिटेल लिख दीजिएगा, थोड़ा सा उसको डिफाइन कीजिएगा, उसके बाद डायरेक्ट उसका नाम लिखिएगा। ठीक है, डायरेक्ट नाम लिखे तो छोटा लगेगा, जिससे क्या होगा, थोड़ा लघु उत्तरीय तो बनता है डिटेल। ठीक है, तो आमाशय मनुष्य का प्रमुख पाचन अंग है। यह चौड़ी थैली के समान रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। इसे 3 भागों में बटा होता है। पहला कार्डियक जो आमाशय का आगे वाला भाग होता है, उसके बाद फुंडियक जो आमाशय का बीच वाला भाग होता है, और पाइलोरिक जो आमाशय के पिछला वाला भाग होता है। ठीक है, यही 3 इसका भाग होता है। ठीक है, कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। नेक्स्ट आइए, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखिए। तो देखिए, छोटी आंत आहार नली या पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है,
ये यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। छोटी आंत और लंबी आंत में सोचते हैं लंबी आंत नाम है तो सबसे लंबा वही होगा, लेकिन नहीं, नाम छोटी आंत है लेकिन सबसे लंबा छोटी आंत ही होता है। इसका आकार बेलनाकार होता है। इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है तथा पचे हुए पदार्थ का अवशोषण होता है। इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। और छोटी आंत के 3 भाग होता है, गृहिणी, ठीक है, जेजुनम, इलियम, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आइए चौ लास्ट था, ठीक है, 13 नंबर तक ही था। जी हाँ, तो बस यहीं तक था। पूरा समझ में आपको आया होगा। जो समझ में नहीं आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर बैक करके आप पूरा देख लीजिए। और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कीजिए कि यहाँ पे हमको थोड़ा सॉल्व है, हम कमेंट में ही आपको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तैयारी अच्छा से कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को हमसे जुड़ने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।